सो एवरीवन, जैसा आपने डिस्कस किए, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉमर्स के अंदर बैंकिंग चैप्टर 22 पे। मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी अपने जो पढ़ेंगे, नॉर्मली हम लोग लर्निंग करते हैं और साथ साथ चलते हैं, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स का एग्जाम है अपकमिंग वीक में, मैं पहले ये चैप्टर को 15 मिनट में समझा के, 15-20 मिनट जितना देर लगेगा, समझा के सिखा के खत्म करता हूँ। एंड उसके बाद अपने लोग लिख के नोट्स बना बना के लर्न करते रहेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मैं अगर आज पूरा क्लास में पूरा लिखाया भी नहीं, तो स्टूडेंट्स लोग का समझा हुआ रहेगा, तो अपने आप लर्निंग करेंगे, ठीक है ना। हालांकि क्लास में हम लोग सब करने वाले हैं, ठीक है सर। देखो, अब सुनना, अब बातचीत नहीं चलेगा। बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब, बैंकिंग को हटाओ, एक बार बैंक को समझो। कंट्री में मेनली दो तरीके का बैंक होता है। कंट्री में मेनली दो तरीके, अब यार अनेकों है, ऐसे तो 10-15 तरीका है, हम मेन बात कर रहे हैं। दो तरीके का बैंक है। एट द टॉप, आरबीआई, एपेक्स बैंक जिसको बोलते हैं, टॉप मोस्ट बैंक आरबीआई। ऑब्वियसली अब आरबीआई है, इसको सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट सेंट्रल बैंक है ये। और एक होता है कमर्शियल बैंक्स। तो मेरा या तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है, हम लोग का आरबीआई में अकाउंट नहीं है। तुम लोग कितने ही बड़े तोप हो, आरबीआई में अकाउंट नहीं है। आरबीआई में अकाउंट गवर्नमेंट का रहता है। सरकारें जो टैक्स कलेक्ट करती हैं या सरकारें जो खर्चा करती हैं, वो आरबीआई से होता है, ये ठीक है। बट अदरवाइज आरबीआई इज नॉट कंसर्न विथ योर मनी, मतलब आरबीआई को लेना देना है आपके पैसे से, बट आरबीआई में आप अपना जमा नहीं करते पैसा, ये समझो बात को। तो सर फिर हम लोग अपना पैसा कहाँ जमा करता है, या हम लोग को लोन चाहिए होता है तो फिर हम लोग कहाँ जाता है? हम लोग जाता है बेसिकली कमर्शियल बैंक्स के पास। सो जहां मैं और आप जा रहे होते हैं ना, जहां मैं और आप जा रहे होते हैं, वो कौन सा बैंक होता है? कमर्शियल बैंक। चाहे डिपॉजिट डिपॉजिट देने के लिए, चाहे लोन लेने के लिए, वट एवर पर्पज वी विजिट द बैंक। तो आप जो बैंक विजिट कर रहे हो ना, इन नॉर्मल प्रोसीड्यूर, वो एक कमर्शियल बैंक विजिट कर रहे हो। सर कंट्री में आरबीआई कितना है? एक है, वो है दिल्ली में। पर हाँ, कोई अब ये बोल सकता है तो सर आरबीआई और नहीं है, ब्रांचेस होता है। कलकत्ता में भी है, एस्प्लेनेड में, मेरा गया हुआ है। जब मैं ऑडिट करता था, ऑडिट का मतलब है जब मैं सीए कर रहा था, उस प्रक्रिया के दौरान एक बार आरबीआई का भी कोई काम पड़ा था, तो मेरे को आरबीआई भी जाने का मौका मिला था। बहुत ही ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही, मतलब आपको बिना कार्ड के घुसने ही नहीं देगा। तो मेरे को एक स्पेशल कार्ड दिया गया था, उस वजह से आई कुड एंटर एंड टॉक टू द ऑफिशियल्स देयर, है ना। तो खैर जो भी है, बढ़िया है। इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई और कमर्शियल बैंक में फर्क क्या है। तुमको अभी तो समझ में आ गया कि कमर्शियल बैंक में पब्लिक पैसा रखता है, आरबीआई में गवर्नमेंट पैसा रखता है। पहला फर्क तुमको दिख गया, ठीक दिखा। हर कंट्री में आरबीआई एक रहेगा, पर कमर्शियल बैंक्स अनेक रहेगा। हर कंट्री में आरबीआई एक रहेगा, पर कमर्शियल बैंक्स अनेकों रहेगा। एवरी कंट्री हैज वन आरबीआई, बट मेनी कमर्शियल बैंक्स, मेनी 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 कमर्शियल बैंक्स। तीसरा बात, आरबीआई नोट्स प्रिंट करके सर्कुलेट कर सकता है। आरबीआई नोट्स प्रिंट करके सर्कुलेट कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स नोट्स प्रिंट करके सर्कुलेट नहीं कर सकता, आरबीआई कर सकता है। आरबीआई, आरबीआई जो है, ये बैंकर टू द बैंक्स है। मतलब जब बाकी बैंकों के पास पैसे की कमी होती है, या बाकी बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो वो लोग आरबीआई जाते हैं। पर जो कमर्शियल बैंक्स है, वो बैंकर टू द पब्लिक है। हमारे पास जब लोन का दरकार होता है, तो हम लोग कमर्शियल बैंक जानते हैं, या हमारे पास जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो भी हम लोग कमर्शियल बैंक जाते हैं। किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाओगे? क्या बात समझ में आता है? अरे क्या बात समझ में आता है क्या? यस सर, एग्जैक्टली माई पॉइंट। क्रिस्टल क्लियर है। तो एक तरफ आरबीआई हो गया, और एक तरफ कमर्शियल बैंक हो गया। एक तरफ हो गया आरबीआई, और एक तरफ हो गया कमर्शियल बैंक।
आया बात समझ में? अब एक बात जो मैं नहीं बोल रहा था इतने देर से वो बोलता हूं। दुनिया में ना कुछ एक और कॉन्सेप्ट है, मैं तुमको बता दूं। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एनबीएफसी। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दुनिया में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको अपने क्या बोलते हैं, बोलो? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? क्या होता है ये? लोग यार सिंपल भाषा में बोले, तुम लोग का भी ये बताओ तो मेरे को, शेक्सपियर में क्या आ रहा है? जूलियस सीजर चल रहा है ना? हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम लोगों के टाइम पे मर्चेंट ऑफ वेनिस हुआ करता था। तो उसमें क्या है, तो तुम लोग को पता होगा, एक शाइलॉक करके मनी लेंडर है जिसका काम खाली मनी लेंडिंग बिजनेस है। कुछ इसी तरीके से, कुछ उसी तरीके से यहां पर जो बैंकिंग है, एनबीएफसी का काम मनी लेंडिंग होता है। लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बैंकिंग। बैंकिंग समझ लो। मैं तुमको ये अश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं पहले 15-20 मिनट सिर्फ बात करने वाला हूं, कुछ नहीं लिखाने वाला। जो लोग समझ गए फिर लिखाते रहेंगे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जितना लगता है लगे, सिखाना तो हो जाएगा। तो क्या बातें किया, एक बात समझना। तुम बैंक, आज घर जाओगे, कोई पूछेगा बैंक क्या होता है, तो सिंपल में समझा देना कि देखिए, बैंक वो इंस्टीट्यूशन होता है जो दो काम कर सके। अगर दोनों में से एक भी नहीं कर सक रहा है तो सॉरी, सॉरी बोल देना। बोल देना कि ये बैंक तो नहीं है, माफ कर दीजिए, माफी मांग लेना। तो वो दो काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, नंबर वन। बैंक होने के लिए नंबर वन कंडीशन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक होने के लिए नंबर वन कंडीशन है, और नंबर टू कंडीशन है ग्रांटिंग लोन्स। ग्रांटिंग लोन्स, प्रोवाइडिंग लोन्स। तो कोई भी अगर एक काम में नहीं है, मतलब वो बैंक नहीं है, कुछ और ही चल रहा है वहां पे। तो बैंक का दो मेन फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स। ऐसे बहुत सारे किताब में बहुत सारे तरीके के बैंक्स लिखे हैं, पर मैंने आज ही क्लास की शुरुआत में तुमको बताया, तुम्हारे सिलेबस में दो ही तरीके का बैंक आ रहा है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक को प्यार से आरबीआई भी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को प्यार से, कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक ही बोलते हैं। सेंट्रल बैंक को प्यार से, और कमर्शियल बैंक को अपने लोग, तो कोई उसमें तुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या बोला? सेंट्रल बैंक को प्यार से आरबीआई भी बोलते हैं। अब तुम लोग समझना क्या होता है, अब तुम लोग समझना क्या होता है। सेंट्रल बैंक को प्यार से आरबीआई भी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को प्यार से आरबीआई भी बोलते हैं। अब सुनो, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में मैंने 4-5 डिफरेंसेस तुमको पढ़ाया। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, फिर आगे बात करूंगा, फिर आगे निकल जाऊंगा। अच्छा एक मजे का बात बताए तुमको, जो डिस्कशन हो रहा है वो क्लास 10 इकोनॉमिक्स में भी है। अब पूछो कैसे पता? क्योंकि हम कल ही वो लोग को खत्म करवाया। सेम सेम सेम, मतलब तुम ये समझ लो कि हम तुमको पढ़ाएगा नहीं 10 में इकोनॉमिक्स में, ये चीज सेम है, वर्ड टू वर्ड है। तो सुनते चलो, सुनते चलो अभी बात को, क्या बात कर रहा था, हाँ यहाँ पर आया। एक्चुअली क्लास 10 का इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 में बहुत हद तक अपने को थ्योरी में बांध देता है, 10 में प्रैक्टिकल भी खोलता है, तो तुमको और मजा आने लग जाता है। ठीक है ना? तो खैर वो जब जो आएगा उस हिसाब से डील करेंगे, अपने इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, देखो है ना? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक और आरबीआई, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, या कमर्शियल बैंक और, पहला डिफरेंस था, दुनिया में, दुनिया बोल रहा हूँ सॉरी, कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। ऐसा कोई 4 सेंट्रल बैंक नहीं होता है। कंट्री में सेंट्रल बैंक कितना होता है? एक ही होता है। पर कंट्री में कमर्शियल बैंक, कंट्री में कमर्शियल बैंक बहुत होता है, अनेक होता है। कंट्री में सेंट्रल बैंक, पर कमर्शियल बैंक अनेकों होता है। कंट्री में सेंट्रल बैंक, पर कमर्शियल बैंक अनेकों होता है। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाओ। There's one central bank in the country but many commercial banks in the country. सेंट्रल बैंक जो होता है
सेंट्रल बैंक जो होता है, बात नंबर 2, सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रखता है, बाकी बैंकों का पैसा अपने पास रखता है, पर कमर्शियल बैंक्स पब्लिक का पैसा अपने पास रखता है। मतलब मेरे को पैसा जमा करना हुआ या लोन लेना हुआ तो मैं सीधा आरबीआई नहीं चला जाऊंगा, मैं कमर्शियल बैंक जाऊंगा। पर कमर्शियल बैंक को पैसे का दरकार होता है तो वो आरबीआई के पास जाता है। ये रिपीट हो चुका है, मैं करवा चुका हूं, बस एक बार याद दिला रहा हूं। आरबीआई जो है, आरबीआई जो है वो कंट्री में नोट्स प्रिंट करके सर्कुलेट करता है। कमर्शियल बैंक के पास नोट्स छापने का अधिकार क्यों नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा है सिलेबस में, बता देंगे जब जरूरत होगा तब बता देंगे। नेक्स्ट बात है यार, ऐसा है कि कंट्री में फॉरेन करेंसी आता है, यूएस का डॉलर्स आता है, चाइना का येन आता है ना। तो ये सब जो अपने पास फॉरेन करेंसी आता है ना, जो अपने पास फॉरेन करेंसी आता है ना, ये सुनते चलना, ये जो फॉरेन करेंसी है, ये जो फॉरेन करेंसी अपने पास जो आता है, ये सुन लेना प्लीज, ये जो फॉरेन करेंसी है जो अपने लोगों के पास आता है, ये फॉरेन करेंसी कहाँ पे रहता है, ये जो फॉरेन करेंसी अपने पास आता है ये आरबीआई रखता है। पर अगर मान लो वेदांत जो है वो चाइना घूमने जा रहा है, तो वेदांत को तो येन चाहिएगा, तो वो फिर कमर्शियल बैंक से खरीदेगा। मतलब कमर्शियल बैंक फॉरेन करेंसी में डील करता है, पर इसका कस्टोडियन, इसका कीपर कौन है, आरबीआई है। किसको किसको चमका, चेक। तुमको पता है ना मैं क्या करा रहा हूँ, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ अब, है ना, उसके बाद होगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने में समय कुछ नहीं लगता। किसी को लग रहा है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, सिलेबस में है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, सिलेबस में फंक्शंस ऑफ, तो देखो बोलता हूँ सुनते चलना, हाँ, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बोलता हूँ सुनते चलना। देखो ऐसा है, कमर्शियल बैंक्स का जो पहला फंक्शन है, हेलो एवरीबॉडी, कमर्शियल बैंक्स का जो सबसे पहला फंक्शन है, कमर्शियल बैंक्स का जो सबसे पहला फंक्शन है, सुन लो, कमर्शियल बैंक्स का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मतलब आपके पास जो पैसे बचे हैं, आपके पास जो बचे हैं, आपके पास हम लोग डिपॉजिट की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम लोग मतलब कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन है, अरे सर एग्जांपल देता ही नहीं आप कमर्शियल बैंक का, अरे भाई तुम जो बैंक का नाम जानता है आरबीआई को छोड़ के वो कमर्शियल बैंक है, तो हम क्या एग्जांपल देते तेरे को, ओ एचडीएफसी कमर्शियल है, हाँ, एसबीआई हाँ, आईसीआईसीआई हाँ, एक्सिस हाँ, क्या नाम सोच सकता, बंधन हाँ। इसीलिए हम ज्यादा माथा लगा ही नहीं रहे, तुमको समझ आ गया हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। किसको इसको क्लियर है यार क्या बोल रहे हैं, चल ठीक है आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नाउ व्हाट आई एम डिस्कसिंग विथ यू ऑल इज, एवरीवन नाउ व्हाट आई एम डिस्कसिंग विथ यू ऑल इज, इधर पे ध्यान से सुनना, सुन रहा है ना। सबसे पहले जब अपने बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स का ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अब पता है तुमको कमर्शियल बैंक 4 तरीके का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तुम लोग आज घर जाके पता करना, जब तुम लोगों के पेरेंट्स ने अकाउंट खोला होगा ना कमर्शियल बैंक के पास, तुम्हारा अकाउंट कहीं भी हो, एसबीआई एचडीएफसी कहीं भी हो, तो उन्होंने बेसिकली, जब उन्होंने अकाउंट खोला होगा तो उन्होंने बेसिकली 4 तरीके का अकाउंट में से एक खोला होगा। किसी लोगों का चारों होता है, विच इज गुड। सबसे पहले जो कमर्शियल बैंक जिस तरीके का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग, शांति से सुनते चलेंगे, सबसे पहला जो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक करता है जो सबसे कॉमन है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक जन नहीं है जिसका वो अकाउंट नहीं होगा, सेविंग्स अकाउंट सबसे पहला होता है। सेविंग्स अकाउंट मेंट ही है फॉर द कॉमन पीपल लाइक मी एंड यू, फॉर द मिडिल क्लास। इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया, 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, हालांकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं रखना चाहिए बट एक एग्जांपल दे रहे हैं, 20,000 बच गया, कभी 4,000 बच गया, कभी 1,000 बच गया, है ना। तुमको पेरेंट्स पॉकेट मनी दिए, तुम्हारी मदर या तुम्हारे फादर जो भी तुमको पॉकेट मनी दिए, तुम खर्चा करने की जगह उठ पटांग बैंक में जमा कर दिया, सेविंग्स बैंक। अब सेविंग्स अकाउंट का कुछ फायदा और नुकसान समझो। फायदा ये है
कि तुम सेविंग्स अकाउंट में जितना बार पैसा डालना चाहे डाल सकता है। निकालने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, हफ्ते में तुम 5 7 8 बार से ज्यादा पैसा अपना निकाल नहीं सकता। सेविंग्स अकाउंट में तुमको चेक फैसिलिटी मिलता है। तो मान लो कल को युवांश को अद्वैत को पैसा देना है और पैसा है 25,000 रुपया। युवांश बोलता है अद्वैत को कि भाई अद्वैत हम देख दूर से आता है, मेरे को कोई पकड़ के थप्पड़ मार के ले लिया तो 25,000 रुपया। तो अद्वैत बोलता है फिर क्या कर सकता है, युवांश बोलता है एक चेक बना दे, हम चेक बना देता है। चेक का क्या काम होता है, चेक एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अद्वैत का नाम लिखा हुआ है और चेक काटा हुआ है। तो कोई अगर युवान से वो चेक ले भी लिया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो कचरा रहेगा, अकाउंट पे ही चेक। तो जो भी है, तो चेक अद्वैत को मिला, अद्वैत जाके अपने बैंक में देगा, अद्वैत का बैंक युवांश के बैंक से पैसा लेकर अद्वैत को दे देगा। इसको बोलते हैं चेक फैसिलिटी। क्या बोलते हैं सर? सेविंग्स अकाउंट में हम लोग अगर पैसा रखेंगे तो हमें क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, हाँ मिलेगा, पर वो वैसा इंटरेस्ट नहीं होगा जो बहुत अट्रैक्टिव हो। 3 से 4%। खुशी मिलता है तो लो, 3 से 4% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना बोलो? 3 से 4% इंटरेस्ट। यूएस का तो फेडरल रिजर्व 1% इंटरेस्ट देता है, 1%। खैर उसका अपना एक रीजन है, उसके उसके इकोनॉमिक्स में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ काम करता है जो तुम लोग सीए में सीखता है। हाँ, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट हो गया, उसके बाद तुम्हारा परचेजिंग पावर पैरिटी हो गया, बहुत सारा इक्वेशंस को बैलेंस करना रहता है। अभी उसके ऊपर तुक नहीं बनता है टॉक, अस टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट पर वापस आ जाता हूँ। मैं क्या बोल रहा था तुमको? हाँ, कि सेविंग्स अकाउंट है ना, तो सेविंग्स अकाउंट किसको किसको समझ आ गया? सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट 3 4% रहता है। एक्चुअल में ना तुम पैसा लूज करते हो सेविंग्स अकाउंट में पैसा बेसी रख के। तो ज्यादा पैसा कभी भी सेविंग्स अकाउंट में मत रखना, कल को तुम लोग भी पैसा कमाओगे, है ना, तो ज्यादा पैसा सेविंग्स में मत रखना, गधे कहलाओगे। कोई बताएगा क्यों? तब मजा आएगा, तब तुम रियल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बनेगा अगर जवाब दे दिया क्यों। इंटरेस्ट कम मिलता है तो इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, 4% तो कमा ही रहे हैं। 100 रुपया अगर हम दिया तो बैंक मेरे को 104 रुपया दे रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या तकलीफ है? पैसा तो 4 रुपया बढ़ा के ही दिया, 4 रुपया ले तो नहीं लिया। हाँ, यश हाथ उठाया था, सॉरी यश, बोलो। कटता है? 100 रुपया डाला, 104 रुपया मिला, कुछ नहीं कटा। हाँ अनुष्का जी बोलिए। क्योंकि हाँ, तो अनुष्का कितना पैसा निकालोगे? हफ्ता में 8 10 बार से ज्यादा तुमको क्या दरकार पड़ता है? 15 बार 20 बार, तो वो तो अनुष्का कोई लिमिटेशन नहीं हुआ। आओ बात समझते हैं। अच्छा, वेदांत ट्राई करेगा, लेकिन तुम पैसा तो वहां इसीलिए डाला, तेरे को नहीं नहीं डालना है वहां पे, निकाल ले घर जा पैसा लेके। अरे तुम लोग इकोनॉमिक स्टूडेंट है रे भाई, ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। खैर तुम लोग क्लास 9 में है, तो इतना तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। देखो, समझो, ये जो बात अब हम बोलने वाले हैं ये यूजलेस है, मतलब यूजलेस इन टर्म्स ऑफ सिलेबस है, यूजलेस इन टर्म्स ऑफ सिलेबस है, पर प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ लाइफ। तो मेरे को सही लगता है कि हम बताते हुए चले, बाकी तुमको किसी को नहीं सुनना है तो कान बंद कर लेना, क्या दिक्कत है। इधर देखो, क्या होता है ना, 100 रुपया है, कंट्री में इन्फ्लेशन है 6%। तो मतलब जो चीज 100 रुपया का है वो चीज साल के अंत में 106 रुपया का हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने आज बैंक में 100 रुपया डाला, बैंक मेरे को 4% इंटरेस्ट दे रहा है, तो मेरा पैसा तो साल के अंत में 104 रुपया ही हुआ। तो साल के शुरू में तो मैं ये कमोडिटी खरीद पा रहा था, साल का अंत आते आते मैं ये कमोडिटी खरीद भी नहीं पा रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन से कम तो इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को। महंगाई 6% से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट 4% से बढ़ रहा है, तो पैसा तो उल्टा मैं हार रहा हूँ, जीत थोड़ी रहा हूँ। कौन कौन समझ गया? ये है लॉजिक। आया बात समझ में? ये है लॉजिक।
बहुत ही, आई अंडरस्टैंड, हम बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन दी है, बट तुम्हारे लेवल पर ये समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है ना। तो सेविंग्स में तुम पैसा अगर लगा रहा है तो तुम डूब रहा है, तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुम्हारा पैसा बन नहीं रहा है, तो तुम ये समझ के चलो, है ना। हटाओ, छोड़ो, निकलते हैं यहाँ से ना, इसमें क्यों चर्चा करें हम लोग। तो सबसे पहले क्या था बोलो, सेविंग्स अकाउंट। सबसे पहले था सेविंग्स अकाउंट। किसको इसको क्लियर है, हाथ उठा लेना भाई। दूसरा है करंट अकाउंट। दूसरा क्या बोलो, करंट अकाउंट। पहला है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा क्या बोलो, करंट अकाउंट। ये एक अनोखा अकाउंट है। करंट अकाउंट तो अलग ग्रेड का अकाउंट है बिजनेसमैन के लिए। तुम सोच, एक बिजनेसमैन को तो हफ्ता में हजारों बार पैसा निकालना पड़ता होगा, तो तुम उसको क्या बोलेगा सेविंग्स अकाउंट खोलने को? नहीं। करंट अकाउंट इसलिए बना है, तुम लोग जिन लोग बिजनेस फैमिली से है, तुम्हारा करंट अकाउंट है, पक्का है, चैलेंज है। अगर बिजनेस फैमिली से है तो, कौन कौन है बिजनेस फैमिली से, है देखो। तो युवांश पापा का है करंट अकाउंट, तुम्हारा भी है देखो, युवांश का भी है। युवांश अलग लेवल पे पैसा कमाता है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। किसका किसका था बताओ तो। हाँ, तो है, वेदांत करंट अकाउंट है, तुमको कैसे पता है? अच्छा, तुम चोरी करता है करंट अकाउंट से, ठीक है। और किसका किसका है यहाँ पे लड़की लोग में? हाँ हाँ, हम थोड़ी बताएगा भाई क्लास में, तुम्हारा मम्मी पापा मेरे को फीस दे देगा, ऐसे बंद कर देगा, हम नहीं बताएगा भाई ये सब। हाँ बोलो क्या है ना, करंट अकाउंट, वेरी गुड। हाँ, इसीलिए वापस आ जाओ औकात पे। सेविंग्स अकाउंट सबका रहता है, हम बात कर रहे थे करंट अकाउंट का। तो युवांश भी मेरी तरह ही नॉर्मल इंसान है, ये प्रूव हो गया। खैर जो भी है, खैर जो भी है, वापस आते हैं यहाँ पर टॉपिक पर। मैं क्या बात कर रहा था, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था, कि एक सेविंग्स अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट के अंदर क्या होता है ना, तेरे को जितना बार पैसा डालना है निकालना है, उस पर एक रेस्ट्रिक्शन रहता है। पैसा डाल तो कितनी बार भी ले, निकालने पे। करंट अकाउंट में जितनी बार निकालना है निकालो पैसा, चेक वेक सब मिलेगा तुमको। सेविंग्स में भी चेक मिला था, पर करंट अकाउंट का एक दुख जानते हो क्या? करंट अकाउंट अगर तुमको बैंक में खोलना है ना, बैंक तुमसे पैसा लेता है। गुड न्यूज, पहले के जमाने में, आज ये बंद हो चुका है। आज बैंक ना इंटरेस्ट देता है, ना इंटरेस्ट लेता है। पहले के जमाने का दर्द सोच रहे हो? पहले के जमाने का दर्द सोच पा रहे हो तुम लोग, कि पहले तुम लोगों को पे करना पड़ता था बैंक को पैसा रखने के लिए। करंट अकाउंट, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग किस पॉइंट में है? पहला पॉइंट में ही है, भूला नहीं ना तुम लोग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, उसी के अंदर 4 पॉइंट्स है। तो उसमें सबसे पहला था सेविंग्स अकाउंट, फिर सेकंड क्या है, करंट अकाउंट, तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा क्या है बोलो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ये और एक खतरनाक अकाउंट है। कोई बोलता है सर हमको ना ये भिखारियों वाला 3% इंटरेस्ट नहीं चाहिए सेविंग्स का, हमको लाइफ में बड़ा पैसा चाहिए, मतलब बड़ा इंटरेस्ट चाहिए, बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू हमको बड़ा इंटरेस्ट कमाना है। तो तुम्हारे लिए सबसे सिंपल रास्ता है, एफडी खोल लो, फिक्स डिपॉजिट। तुम लोग एफडी वर्ड घर पे पक्का सुना है, इम्पॉसिबल है कि घर पे एफडी वर्ड नहीं सुना हो। कौन कौन सुना है, हाथ उठाओ। सभी सुना होगा, इम्पॉसिबल है नहीं सुना हो। सुना है। रमेशा किससे सुना है एफडी वर्ड, क्या सुनी थी? देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, ऐसा है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक मोटा रकम तुम्हारे पास आया, एक मोटा पैसा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तुम लोग आज क्लास 9 में हो, ठीक है ना। 10 11 12 पढ़ा 3 साल, मान के चलते हैं 1 साल तुम फेल होगा, 4 साल, और 3 साल तुम्हारा, 4 साल ग्रेजुएशन, तो 3 4 7 8 साल, 8 साल हो गया। तो 8 साल
बाद तुम एक्चुअल पढ़ाई शुरू करेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन तक टाइम पास चलता है। ऑब्वियसली कोई सीए या ऐसा कोई सीरियस कोर्स करे तो अलग बात है, वरना 7-8 साल तुम टाइम पास करेगा। लेकिन 7-8 साल बाद तुम एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाएगा, बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाएगा, बढ़िया कॉलेज में जाएगा। अब बढ़िया कॉलेज बढ़िया यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स या फिर क्या, तो तुम पढ़ाई अच्छा कर रहा होगा तो तुम्हारा बड़ा यूनिवर्सिटी का खर्चा आएगा। और अगर तुम कोई कर्म का नहीं होगा तो तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारा शादी करवा देगा, उस केस में भी बड़ा पैसा चाहिएगा। तो 8 साल बाद तुम्हारे घर पे 8 साल 9 साल बाद तुम्हारा घर पे बड़ा पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अगर तुम किसी कर्म का है तो तुम पढ़ाई या बिजनेस कर रहा होगा, तो उधर पे तुम्हारा पैसा लगेगा बड़ा। और नहीं तो तुमको तुम्हारा शादी करवा दिया जाएगा, मतलब दोनों में से कुछ एक होगा ना 8-9 साल में। तो ऐसा है कि तो तुम्हारे पेरेंट्स को आज यार ये चिंता है, तो वो लोग एक अमाउंट कैलकुलेट किए, उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ कि 15 लाख रुपया उनको लगेगा। तो वो लोग बैंक के पास जाके बोलते हैं यार ऐसा है कि 8-9 लाख है उनके पास मोटा रकम, तो वो लोग आज जमा कर दिए, और भूल जाना पड़ेगा उनको, ये बात है, उनको भूल जाना पड़ेगा ये 8-9 लाख रुपया डाल के। सेविंग्स में क्या था, हमको जब मर्जी पैसा निकाल सकता है, करंट में जब मर्जी पैसा निकाल सकता है, एफडी में भूल जाइए। इसमें भूल जाओ, 6 साल बाद, 6 साल बाद जो है, आ जाओ, वेलकम। 6 साल बाद यू आर वेलकम। 6 साल बाद क्या, यू आर वेलकम्ड, क्या हो भैया, पैसा ले लो, पैसा ले लो। इंटरेस्ट इधर पे एफडी में वेरी करता है, बट 60 से 8% इंडिया में मिल जाएगा तुमको। हिंदुस्तान में 7 से 8% मिल जाएगा। सही बैंक चूज करेगा मिल जाएगा 7 से 8%। सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है, मतलब जो 60 अप होते हैं ना, उनको ज्यादा मिलता है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ यश, पहले हम अपना बात करेगा फिर। एफडी में क्या चेक फैसिलिटी मिलता है भाई? चेक का पर्पस होता है पेमेंट, क्या एफडी में तुम पेमेंट करेगा क्या? नहीं, तो एफडी में चेक फैसिलिटी नहीं मिलता। किंतु, किंतु लगा दिया सर, ये तुम लोग को कोई बेवकूफ ना बना पाए बैंक, इसलिए बता दे रहा है। 2 साल बाद, 2 साल बाद तुम एक बहुत गजब एग्जाम दिया, और तुमको यूनिवर्सिटी एडमिशन देने को तैयार है, 6 साल का वेट ही नहीं करना है। तुम्हारे पेरेंट्स तो बोले यार, ये तो हम 7-8 साल का एफडी करा के बैठा था, इसका तो 2 साल तीसरे साल में ही एडमिशन हो गया, ओहो। क्या करे, बैंक से पैसा ले सकता अपना। रुक जाओ, इसको बोलते हैं एफडी को तुड़वाना। तो सर एफडी को तुड़वाने में क्या होता है, मतलब क्या होता है? एफडी तुड़वाने से ये होता है कि तुम्हारा ओरिजिनल पैसा तो तुमको मिलेगा। देखो ये याद रखना, तुम्हारा पैसा है तुम्हारा ही है, किसी का बाप का ताकत नहीं है कि तुम्हारा पैसा रख ले। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि कोई तुम्हारा पैसा रख ले, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बैंक तुमको जो प्रॉमिस किया था 7-8% इंटरेस्ट, वो भूल जाओ, टाटा कर दो उसको। वो इंटरेस्ट, सॉरी, आई एम सॉरी, वो इंटरेस्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो कि वो इंटरेस्ट मिल जाएगा तुमको, यू आर सैडली मिस्टेकन, यू वोंट गेट सच एन इंटरेस्ट। किसको किसको समझ आ रहा है, कौन कौन साथ चल रहा है भैया क्लास में हमारे? क्या बात समझ आता है क्या? यस सर, बात समझ में आता है। यस सर, बात समझ में आता है। तो एवरीवन यहाँ पर जो है, एवरीबडी यहाँ पर जो है, ये हम लोग क्या पढ़े अभी, मैं क्या बताया अभी आप लोगों को? फिक्स डिपॉजिट्स बताया। जब तुमको पैसा बीच में निकालना है, तुम ठान लो अपना क्या है तुमको, लेकिन एडवाइजेबल है कि नहीं करना। यश, मैं तेरे को रोक दिया था, बोल। हम बोला ना, इसीलिए रोका था। एक और क्वेश्चन आ रहा है एवरीवन, हाँ। वेरी गुड, मेरा एक एफडी करवाया हुआ है, मेरा एक एफडी करवाया हुआ है।
तुम लोग एफडी करवाएगा ना, तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि मान ले तुमको 6 साल बाद पैसा नहीं लगा, तो आता है कि री इन्वेस्ट कर दे क्या उसको। री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है, री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है। हाँ, एफडी री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है। और ये याद रखना, कुछ पैसा हमेशा तुम एफडी में डालेगा ही डालेगा। तुम लोग जब बड़ा होगा तो तुमको बहुत बहुत ज्ञानी लोग मिलेगा कि स्टॉक में डाल दे, इसमें डाल दे। वो सब के ऊपर भी हम बताया हुआ है क्लास में कि डालना चाहिए, पर कब क्या किस सिचुएशन में, वो सब हम तुमको बताया है। अभी के लिए याद रखना, सेफेस्ट में जाना है तो वो एफडी ये सब में। हालांकि इसमें भी बहुत किंतु परंतु है, इस पे भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, बट हम सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं, है ना। एसआईपी बोल के एक टॉपिक होता है, पर वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करेगा। ये सब बात हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि कोई ना कोई ज्ञानी मेरा भी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वो बोलेगा आप स्टूडेंट लोग को एफडी में पैसा डालने बोले, एसआईपी करने क्यों नहीं बोले, क्योंकि वो तो महागधा है। उसको ये नहीं पता कि टीचर को सिलेबस फॉलो करना होता है। हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट करने नहीं आया है कि लोगों को हम मीटिंग पे एडवाइस दे। वो टॉपिक इतना अच्छा है तो हम तुम लोगों को इंटरेस्ट गेन करवाने के लिए बताता है। तो लेकिन जो गधा है उसका तो कोई उपाय नहीं है, वो तो तुरंत ये सवाल कर देगा कि एसआईपी नहीं बताए तुम्हारे टीचर हो। अब हम ये बात बोल दिया तो कोई कुछ सोचेगा भी नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आता है ना ऐसा ऐसा एक दो तो मैसेज आया हुआ है, तो वैसा लोगों को हम ऐसे ही ट्रीट करता है। हम चाहता है कि रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट कर नहीं पाता हम। ठीक है ना, तो ये है। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना। फिर से बोल रहा है, म्यूचुअल फंड एसआईपी ये सब सही है, बट वो सब के ऊपर मेरा डिस्कशन मेरे को परमिशन नहीं देता, टाइम मेरे को परमिट नहीं करता, तो उस पर बात नहीं करेगा। वो सब भी बहुत अच्छा है, कब करना चाहिए वो सब एक अलग प्लानिंग है, अभी इस पे बात नहीं करेगा हम तुमसे। क्या बोला हम तुमको, एफडी बोला ना तुमको हम, सेविंग्स बोला, करंट बोला। अच्छा, लेकिन कोई बोलता है सर, कोई बोलता है सर, कोई वेदांत जैसा हो, वो बोले सर कि मेरे पास तो एक बार में 9 लाख रुपया अभी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन हमको इंटरेस्ट तो ज्यादा चाहिए, इंटरेस्ट तो ज्यादा चाहिए। हम बोलेगा वेदांत मेरे पास भी नहीं है एक बार में 9 लाख तो, लेकिन इंटरेस्ट हम लोगों को ज्यादा चाहिए, सेविंग से ज्यादा चाहिए। ये जो टॉपिक है रिकरिंग डिपॉजिट, ये तो तुम लोग को मजा आ जाएगा। अभी पता है क्या, हम क्लास 10 में है मैथ्स में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, चैप्टर 1, चैप्टर 1 या चैप्टर 2, एमएल अग्रवाल। तो हम बताएगा तुम लोगों को। क्लास 10 का मैथ्स भी बहुत अच्छा है, पता है क्यों, उसमें तुम लोग जीएसटी पढ़ेगा, जीएसटी कैसे कंप्यूट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होता है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत मजा आएगा उसमें। खैर वो क्लास 10 में पहुंचो उसके लिए पहले। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इसीलिए ना 9 के बाद 10 में धट से मैथ्स में मार्क्स भागता है ऊपर स्टूडेंट्स लोग का, क्योंकि 9 में जो बुलशिट चैप्टर्स रहते हैं ना, वो 10 में नहीं रहते हैं, वो 10 में नहीं रहते हैं। जैसे जो है ना ये भर भर के ये लोग दे देता है एरिया थ्योरम और ये सब जो 9 में दे देता है, ये सब कुछ 10 में नहीं है। 10 में प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो तुमको मजा ज्यादा आएगा। अभी हो सकता है तुम लोग को लगता हो यार कि सर क्लास 9 में मैथ्स पढ़ाते हैं, हम लोग तो सर का सुने तो सर बहुत मजा कर करके पढ़वाते हैं, तो एरिया थ्योरम में हम तुमको क्या मजा करवाएगा। कभी कभी तो टॉपिक का भी मजबूरी रहता है, क्योंकि एरिया थ्योरम में हम अगर मजा करने गया तो टॉपिक इतना बड़ा है कि हमको 10 क्लास तक मजा करना पड़ेगा। तुमको बात समझ में आता है, और फिर एग्जामिनर तुम्हारा मजा ले लेगा। इस वजह से जब वो सब टॉपिक होता है, हम बस बता बता के तुम लोग देखा होगा जब एरिया थ्योरम ये सब होता है, हम बस बता बता के सिखा सिखा के निकलता है वहां से, क्योंकि उसमें स्पीड इंपॉर्टेंट है। 10 में ये नहीं होगा, क्योंकि 10 में टॉपिक छोटा है, एग्जाम बोलता है चल टाइम ले और पढ़, तब तुम लोग देखेगा 10 में मैथ्स में क्या मजा जादू मिलेगा तुमको। तो ये कभी कभी टॉपिक का भी स्ट्रेस होता है ना, ठीक है ना। रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्या होता है ना, तुम हर मंथ एक अमाउंट, जो तुम्हारा जो तुम्हारा हैसियत तुमको परमिट करता हो, एवरीवन, जो तुम्हारा कैपेसिटी तुमको परमिट करता हो, तुम वो अमाउंट को सेट असाइड कर ले। मान ले जैसे मेरा मेरा जो पहला आरडी था, मेरा जो पहला आरडी था, है ना, तो ऐसा है, मेरा पहला आरडी 400 रुपया का था, 400 रुपीज का, क्योंकि मेरे को पता था मैं 400-500 रुपया आराम से निकाल लूंगा। तो क्या था, ये मैं कब किया था,
ये मैं शायद क्लास 11 12 में रहा हूँगा, 11 12 में, 11 मान के चलो, क्लास 11 में, है ना। तो तब मैं क्या करता था पता है, तब मेरा एक तो साइड में बिजनेस था क्लास 11 में। मेरा एक तो फ्रेंड था जो रहता था तुम्हारा खिदिरपुर साइड में। मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में ही, वो क्या है, डॉक से सामान उठा लेता था। वो खिदिरपुर साइड में रहता था, वो थोड़ा गुंडा टाइप था, नाम हम नहीं बोलेगा। तो वो क्या है, हाँ सच में हम सही बता रहे हैं तुम लोग को, मेरे ऊपर बायोपिक भी बनेगा, तुम लोग देखना। तो क्या है कि 11 में मेरा फ्रेंड क्या करता था, वो खिदिरपुर के साइड रहता था। तो खिदिरपुर में क्या है ना, शिप आता है। तो शिप क्या है ना, कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है, आईफोन हो गया, कुछ भी हो गया, वो ट्रांसपोर्ट करके आता है ना। तो अब जैसे क्या है कि मान लो शिप में ना पैक्ड होके 5,000 आईफोन आया, तो 5 आईफोन गिर गया, 5 आईफोन शिप में गिर गया, तो वो आईफोन ना डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये भाई जाके वो सब आईफोन खरीद लेता था। ये एक मार्केट है, मतलब वहां पे जो लोग हैं वो लोग बेच देता है वहां का दुकान वाला को, ठीक है कि नहीं है। तो वो ऐसा 5 आईफोन 6 आईफोन बेच देता, ठीक है कि नहीं है। और हम क्या करता था, हम ये सब अपना रिलेटिव्स और फैमिलीज को और फ्रेंड्स को बोल देता था। मेरे पास तो फैन आईफोन खरीदने का पैसा था नहीं तब। तो हम बोलता था, "अरे, लेगा क्या फोन, लेगा क्या फोन, लेगा क्या"। हम अपना फ्रेंड को बोला, देख, फोन तुम उठाएगा मार्केट से, जिसको बेचना होगा, जो खरीदेगा वो तुम खरीदेगा, हम तुमको बस बायर ला देगा, और बदले में आई विल चार्ज अ परसेंटेज। अब क्या हुआ, इसे कभी भी पुलिस पकड़ा, किसको पकड़ा, उसको पकड़ा। बेचते हुए पकड़ा या खरीदते हुए पकड़ा। हम ना खरीदते टाइम खिदिरपुर है, ना बेचते टाइम हम है। दोनों केस में धरेगा किसको, उसको धरेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर पैसा आया तो मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा, बस। दिस वाज माय मॉडल। तो उससे मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया था। उस समय मेरे पास कितना पैसा इससे बन गया था, 5-7 हज़ार रुपया हम बना लिया था इससे, क्योंकि 500 600 करके ऐसे ऐसे करके भरते गया था। उस समय तो बहुत था, तो 5-7 हज़ार रुपया बना था। तो हम लोग ये 500 का एफडी हम खोल लिया था, अब सॉरी आरडी खोल दिया था, आरडी खोल दिया था। पहला साल हम खोला, फिर नेक्स्ट ईयर हम मम्मी पापा को बताया कि मेरा एक ठो आरडी है। वो लोग इतना इंप्रेस हो गया, अगला साल वो लोग पैसा डालने लगा मेरा आरडी में। और हुआ क्या था, लाइफ मेडिकल है ना जहाँ पे बगल में हम रहता है, वहां पे एक्चुअली न्यूज आया था कि पुलिस आके एक जन को ले गया। तब हम क्लास 12 में रियलाइज किया कि खतरा मेरे बहुत करीब है। तो हम तो हम तो हम ये काम छोड़ दिया। फिर मेरा मम्मी पापा आरडी में पैसा डालने लगा। आया क्या बात समझ में तुमको। आरडी में लेकिन एक चीज है, आरडी में लेकिन एक चीज है, आरडी में तुम एक पैसा डालेगा ना, अगर आरडी में तुम एक पैसा डालेगा तो वो पैसा का एक टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा। आरडी में तुम पैसा डालेगा ना तो उसका एक टाइम पीरियड होगा। वो टाइम पीरियड 2 साल हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। वो टाइम पीरियड शायद 3 साल हो सकता है। वो टाइम पीरियड शायद 1 साल हो सकता है, पर हर महीना फिक्स्ड अमाउंट डालना पड़ेगा। इसमें तुम्हारे ऊपर ये स्ट्रेस नहीं है कि तुमको एक मग में मोटा रकम डालना है। इंटरेस्ट तुमको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा मिलेगा। अब वो 5% या 6% कुछ है जो इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। इंटरेस्ट तुमको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा मिलता है। अरे बोलो, इंटरेस्ट तुमको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा मिलता है। इंटरेस्ट तुमको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा मिलता है। पर क्या तुमको इसमें चेक का फैसिलिटी मिलेगा क्या, चेक का सुविधा मिलेगा क्या, घंटा चेक का कोई सुविधा नहीं मिलेगा। पैसा निकाल ही नहीं सकते। पैसा, तो तुम जो पैसा निकालेगा वो ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ही निकाल सकता है। पैसा जो है वो तुम ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ही निकाल सकता है। पैसा तुम ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ही निकाल सकता है। पैसा जो है वो तुम ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ही निकाल सकता है। जिस दिन बिजनेस बंद होगा, बिजनेस बंद होने का मतलब समझा, बिजनेस नहीं, तुम्हारा जो अकाउंट है बंद होगा। मान ले तुम 3 साल का खोला था, तो 3 साल जिस दिन खत्म हो गया उस दिन मोटा पैसा तुम्हारे सेविंग्स में डाल दिया जाएगा, जाओ घर जाओ। तुमको कंटिन्यू करवाना है, कंटिन्यू करवा ले, क्या फर्क पड़ता है। किसको इसको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। सर बीच में तोड़ना हो तो तोड़वा ले,
फिर वो इंटरेस्ट मत बोलना, बैंक को फिर ये मत बोलना कि आप तो 6% बोला था। नहीं, फिर वो तुम्हारे को जो 3, सवा 3, 3.5% चल रहा होगा सेविंग्स का, वो इंटरेस्ट देके भगा देगा। समझ आ गया क्या? किसको किसको क्लियर है चारों तरीके का डिपॉजिट्स? देखो, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हो गया। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? यस सर। फिर नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूं तुमसे, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। ये दूसरा फंक्शन है, इसके बाद तो सब टाइम पास फंक्शन है। ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। सर ये ग्रांटिंग ऑफ लोन्स अब भी किस चिड़िया का नाम है? इधर देखो क्या होता है। जैसे 4 तरीके का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है ना, वैसे लोन्स भी 4 तरीके का ग्रांट किया जाता है। जैसे 4 तरीके का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, वैसे लोन्स भी 4 तरीके का ग्रांट किया जाता है। पहला तरीके का लोन, बोलो बोलो। पहला तरीके का लोन, पहला तरीके का लोन, पहला तरीके का लोन। सेविंग्स अकाउंट। पहला तरीके का लोन बोलो। सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट था डिपॉजिट। सेविंग्स अकाउंट का ठीक उल्टा यहां पर होता है, इसको बोलते हैं टर्म लोन। क्या बोलते हैं? खैर सेविंग्स अकाउंट को भूल ही जाओ, पहला लोन है टर्म लोन। इसमें क्या होता है, तुम एक मोटा पैसा बैंक से जाके लोन में लेता है। ये जनरली तुम एडुकेशन के लिए ले रहा होता है या घर के लिए ले रहा होता है। अब मान ले तेरे को घर लेना है, तो तुम ले लोन ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 साल का तुम लोन लिया, ठीक है ना। तो बैंक एक मोटा अमाउंट, मान ले 50 लाख का बात हुआ, वो तेरे को दे दिया। या बिजनेस, चल हम एडुकेशन का बात करते हैं, तुम लोग एडुकेशन ज्यादा समझेगा। मान ले तेरे को 50 लाख रुपया चाहिए, बैंक डाल दिया। अब तुम 50 लाख में 30 लाख यूज करेगा अद्वैत, या 40 लाख यूज करेगा, बैंक को लेना देना नहीं है। बैंक तेरे से 50 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। टर्म लोन एक लंबे समय के लिए, जनरली 5 साल को एक्सीड करता है ये पीरियड। किसको किसको क्लियर है? दूसरा होता है आपका कैश क्रेडिट। क्या होता है बोलो? कैश। कैश क्रेडिट इज अ रिवॉल्विंग क्रेडिट अरेंजमेंट। मान लो यार, मेरे को हर महीना ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं बैंक का नॉन कस्टमर हूं, मतलब बैंक मेरे को अच्छे से जानता है। तो क्या होता है ना, बैंक मेरे नाम पे कैश क्रेडिट खोल देता है। इसमें क्या होता है, 3 लाख का कैश क्रेडिट खोला। तो मान ले मैंने 3 लाख यूज किया, मैंने रिपे कर दिया, तो नेक्स्ट महीना मेरा फिर से 3 लाख का लोन सैंक्शन हो गया। मतलब मेरे को बैंक को अप्लाई करने का दरकार नहीं पड़ेगा। मान ले 3 लाख का लोन था, मैंने 1 लाख यूज किया, बैंक मेरे से 1 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये पता है कौन बैंक कब यूज किया जाता है? मान ले इंप्लॉय, कस्टमर से पेमेंट नहीं आया पर इंप्लॉइज को सैलरी देना है, तो हम बैंक को बोलेगा कि बैंक प्लीज हेल्प करो ना। इसको इसको क्लियर है? हाँ। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? ओवरड्राफ्ट। तीसरा क्या बोलो? तीसरा क्या बोलो? ये उसी को मिलेगा जिसका बैंक में करंट अकाउंट है। मान ले मेरा करंट अकाउंट में 5 लाख रुपया है, युवांश के बैंक करंट अकाउंट में 5 लाख रुपया है। ओवरड्राफ्ट मतलब युवांश को बैंक ये अलाउ कर रहा है कि कल को पैसे का दरकार पड़ा तो युवांश 5 लाख से एक्स्ट्रा निकाल सकता है। अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, वो लिमिट 2 लाख हो सकता है, वो लिमिट 20 लाख हो सकता है। इंटरेस्ट उतना पे चार्ज किया जाएगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट तुमने निकाला होगा। और लास्ट है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट है डिस्काउंटिंग। ये बोलते ही चैप्टर खत्म। मैं बोला था पूरा चैप्टर समझा दूंगा, चैप्टर पढ़ा दूंगा, पढ़ा दिया। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ए है और बी है। ए ने बी को कोई सामान सेल किया। ए ने बी को सामान सेल किया कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में। अरे ए ने बी को सामान सेल किया कितने रुपए में बोलो? 1 लाख रुपए में। बी बोलता मालिक पैसा नहीं है, 3 महीना बाद देंगे। ए बोलता है ठीक है, ये ले। ए एक बिल बना दिया। ए एक बिल बना दिया। ए एक बिल बना दिया और ए बी को बोलता आ इधर आ, इधर आ, ये बिल को एक्सेप्ट कर। बी एक्सेप्ट कर देता, टक 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 टक। ए के पास ये बिल आ गया। क्या 3 महीना तक ए बी से पैसा मांग पाएगा? नहीं। 2 महीना बाद ए को पैसे का दरकार पड़ा। ए इस बिल को लेके जाएगा बैंक के पास और बैंक को बोलेगा बैंक 1 लाख रुपया मेरे को मिलना है, मेरे को अभी 95,000 दे दो ना। 5,000 रुपया बी से, मतलब पूरा 1 लाख रुपया बी तुमको 1 महीना बाद आके दे देगा ना।
तो एक तरह से लोन ही तो हुआ कि बिल जमा करके बदले में पैसा लेके जा रहा है, और बी जाके बैंक को पैसा दे देगा 1 महीना बाद, यानी 3 महीना हो जाएगा खत्म। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब बैंक के पास जाके बिल का पैसा ले ले, वेट करने की जगह बैंक से पैसा ले ले। किसको किसको क्लियर है? चैप्टर इज ओवर, नेक्स्ट डे राइटिंग करेंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। इंटरेस्ट क्यों लगेगा? इंटरेस्ट क्यों लगेगा? बी को पैसा देना है,